हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक कवर किया था। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। देखिए इसमें कहा गया अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट्स इज 18। मतलब क्या इस लाइन का? इसका मतलब है कि एक 2 डिजिट का नंबर है हमारे पास, और अगर उस जो 2 डिजिट का नंबर है उन दोनों डिजिट को अगर हम उनका प्रोडक्ट निकालें तो उनका प्रोडक्ट किसके इक्वल है? वो है 18 के इक्वल। ठीक है, आगे देखिए आगे कहा गया है व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर। मतलब अगर उस 2 डिजिट के नंबर में से हम 63 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो हमारा नंबर आएगा वो नंबर क्या होगा? उस नंबर के अंदर वो वही नंबर, जैसे मान लीजिए अगर मैं मान लूँ कि एक 2 डिजिट का नंबर है 23, ठीक है, और फिर 23 में से मैं कुछ सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, मान लीजिए कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए एक्स वाई कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो जो आंसर आ रहा है वो क्या आएगा हमारा? इसका इंटरचेंज मतलब 32। तो कुछ इसी तरीके की बात इसमें कही गई है कि जब हम 63 उस 2 डिजिट नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो वही आंसर होगा जो 2 डिजिट का नंबर है ना हमारे पास, जो 2 डिजिट का नंबर है उसके अगर हम डिजिट को इंटरचेंज कर दें तो जो नंबर हमारा बनेगा वो उसका आंसर आएगा। ठीक है, देखिए अगर आपको समझ में नहीं आया जो मैंने बताया अभी, तो अब देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा आपको। देखिए समझिए ध्यान से। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक 2 डिजिट का नंबर लेते हैं। लेट आ 2 डिजिट नंबर। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा इसके अंदर, आपको हर एक चीज़ इसमें क्लियर होगी। ठीक है, लेट अ 2 डिजिट नंबर, हमने 2 डिजिट का नंबर मान लिया एक्स वाई। ठीक है, देखिए इसे 2 डिजिट का नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है हमारा? 10 से, और कहाँ तक चलता है? 99 तक। ठीक है, तो ये जो 2 डिजिट का नंबर होता है इसमें क्या 2 प्लेस होते हैं, एक वंस प्लेस और एक टेंस प्लेस। ठीक है, मान लीजिए एक 2 डिजिट का नंबर है 25। इस 25 को हम लिख सकते हैं ऐसे 20 + 5, और 20 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 × 10 और 5 × 1। ठीक है, 20 हो गया 2 × 10 और 5 हो गया 5 × 1। तो एक तरीके से हम 25 को लिख सकते हैं 2 × 10 + 5 × 1। तो हमें यहाँ पे ये बात समझनी है, देखिए वंस प्लेस पे कौन है? 5, और टेंस प्लेस पे कौन है? 2। तो जो वंस प्लेस पे है हम उसको 1 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं, और जो टेंस प्लेस पे उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये समझना है, हमें इसकी एक्सपेंशन फॉर्म बनाना आना चाहिए। ठीक है, जो 2 डिजिट का जो एक्सपेंशन फॉर्म होती है वो कैसे बनाते हैं हम? जो वंस डिजिट पे होता है उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो टेंस डिजिट पे होता है उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो हमने एक नंबर लिया 2 डिजिट का नंबर जो है एक्स वाई। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम चीज़ों को और डिटेल में लिख सकते हैं कि वंस प्लेस हमने वाई लेट किया है और टेंस प्लेस हमने एक्स लेट किया है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा उसको। ठीक है, तो मैं अभी आपको वो सब लिख के नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको मैं इसका सोल्यूशन कैसे होगा ये चीज़ बता देता हूँ आपको। ठीक है, ताकि आप पेपर में इसको अटेम्प्ट कर पाएँ। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि ये जो 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है, इन दोनों इस नंबर के अंदर जो 2 डिजिट है, एक है एक्स, देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 2 डिजिट का नंबर है इसमें एक डिजिट है एक्स और दूसरी डिजिट है हमारी वाई। ठीक है, इन दोनों डिजिट का जो प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई किसके इक्वल है? 18 के इक्वल है। ठीक है, तो एक तो ये बन गया। आगे कहा गया है कि जब हम इस 2 डिजिट के नंबर में से 63 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो 2 डिजिट का नंबर हमारा वो क्या है? एक्स वाई। ठीक, और इसमें से हम क्या कर रहे हैं? 63 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? आंसर आ रहा है वाई एक्स। मतलब क्या हो रहा है, जो उसके डिजिट हैं वो इंटरचेंज कर जा रहे हैं अपने प्लेस को, मतलब उसके प्लेस क्या हो रहे हैं, जैसे अगर मान लीजिए एक्स वाई है तो इनका प्लेस इंटरचेंज हो जा रहे हैं, एक्स की जगह वाई और वाई की जगह एक्स, इस तरीके से बन जा रहा है।
अब देखिए जो 2 डिजिट का नंबर होता है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले, जैसे 25 है, तो 25 को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है। तो इसी तरीके से जो हमारे 2 डिजिट का नंबर है एक्स वाई, इसको हम लिख लेंगे जो टेंस प्लेस पे उसको 10 से मल्टीप्लाई और जो वंस प्लेस पे उसको 1 से, तो y इंटू 1 क्या आ जाएगा y 63। अभी जो वाई एक्स है ये भी 2 डिजिट का नंबर है, तो यहाँ पे टेंस प्लेस पे क्या है y, तो ये 10y और x वंस प्लेस पे तो x इंटू 1 x हो जाएगा। आगे देखिए, अब देखिए ये जो हमारी इक्वेशन है, ये जो पार्ट है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/x, ठीक है। हम इसका यूज़ करेंगे, अभी इसका यूज़ करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा 10x और ये जो प्लस x है इसको हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो माइनस x हो जाएगा, प्लस y माइनस 10y और माइनस 63 इज इक्वल टू 0। 10x माइनस x कितना हो जाएगा 9x और y माइनस 10y ये हो जाएगा माइनस 9y माइनस 63 इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे समझिए बहुत ध्यान से, अगर हम 9x माइनस 9y और माइनस 63 में से अगर हम 9 कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में बचेगा हमारा x माइनस y, 9 7 जा 63 होता है तो ब्रैकेट में बचेगा 7 इज इक्वल टू 0। तो देखिए x माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अभी देखिए जो हमने यहाँ पे y की वैल्यू निकाली है 18/x, इसका हम यूज़ करते हैं, यहाँ हम पुट कर लेते हैं, y की जगह पुट कर लेते हैं क्या 18/x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई करने के बाद हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, ठीक है, और फिर उसका करेंगे फैक्टराइजेशन। देखिए ध्यान समझिए क्वेश्चन को, इक्वेशन हमारी बन चुकी है x माइनस 18/x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x डिनोमिनेटर में 1, 7 के डिनोमिनेटर में 1, तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1x और 1 x का एलसीएम क्या आ जाएगा x, और ये देखिए ध्यान से x को 1 से डिवाइड करेंगे x आएगा और फिर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x²। ऐसे x को इस x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा माइनस 18। तो x को जब 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा x आएगा, x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 7x और इज इक्वल टू 0, ठीक है। आगे देखिए x², फिर हम क्या लिख लेते हैं माइनस 7x लिख लेते हैं और फिर लिख लेते हैं माइनस 18, और ये जो x है राइट साइड जाएगा तो ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये राइट साइड में क्या हो जाएगा हमारा 0 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, फैक्टराइजेशन कर रहा है, फैक्टराइजेशन करना है हमें इसके बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखिए कैसे कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पे 18 आना चाहिए हमारा माइनस 18 और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए हमारा माइनस 7। तो हमने एक नंबर ले लिया माइनस 9x और एक हम ले लेते हैं प्लस 2x, ठीक है। माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये x जब हम कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 9, 2x माइनस 18 में से हम क्या करते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ध्यान से, एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 9 और एक आ जाएगा हमारा x प्लस 2, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए ध्यान से आगे, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, x की वैल्यू आ जाएगी जब x माइनस 9 को इक्वेट करेंगे 0 से तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 9, और जब x प्लस 2 को इक्वेट करेंगे 0 से तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 2, ठीक है। तो x क्या था हमारा, एक
जो 2 डिजिट का नंबर है हमारा, उसमें जो टेंस प्लेस है वो क्या था हमारा x, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 9। जो नेगेटिव वैल्यू है वो हमारी रिजेक्ट हो जाएगी, नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगी, तो हम x के लिए क्या लेंगे 9। अब जरा ध्यान से समझिए, जब हमारी x के लिए 9 आई तो y की वैल्यू क्या होगी। देखिए यह हमने y की निकाली थी, ये y की वैल्यू है, क्या था y इज इक्वल टू 18/x। x की वैल्यू 9 अगर हम यहाँ पुट कर दें तो 18/9 हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 2। y की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो जो हमारे 2 डिजिट का नंबर है वो क्या है x y, तो x की वैल्यू क्या है 9 और y की वैल्यू क्या है हमारी 2। ठीक है, तो हमारा 2 डिजिट का नंबर हो गया 92। अब देखिए ध्यान से, हमने ये -2 रिजेक्ट क्यों किया। अगर हम -2 यहाँ पे पुट करते हैं तो जो डिजिट्स होंगे वो हमारे नेगेटिव में होंगे। ठीक है, तो नेगेटिव डिजिट हमें यहाँ पे कंसिडर नहीं करना है। ठीक है, हमने क्या लिया पॉजिटिव डिजिट, तो जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है हम उसी को कंसिडर करेंगे, नेगेटिव वैल्यू को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा आंसर आ चुका है, जो हमारा 2 डिजिट का। देखिए इसमें कहा गया था फाइंड द नंबर, जो 2 डिजिट का नंबर है वो फाइंड करना था। तो जो हमने लेट क्या किया था एक्स वाई, एक्स की वैल्यू आ गई 9 और वाई की वैल्यू आ गई 2, तो नंबर बन गया हमारा 92। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इस क्वेश्चन में कहा गया है 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ध्यान दीजिएगा, इस पे किसकी बात करी गई है 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये क्या है देखिए कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है क्रम से, मतलब एक के बाद जो अगला नंबर आता है। जैसे 3 के बाद क्या आएगा 4, तो ये कॉन्जिक्यूटिव है आपस में। ठीक है, ऐसे 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर की बात करिए तो 3 4 5 क्या है एक तरीके के 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। ऐसी 1 2 3 क्या है, ये भी कॉन्जिक्यूटिव है। 2 3 4 क्या है, ये भी क्या है कॉन्जिक्यूटिव है। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्रम से देखने हमें। तो अब जरा ध्यान से सोचिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है 3 consecutive positive integer are such that the sum of the square of the first and the product of other two is 46. Find the integers. ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं। लेट 3 consecutive पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, हम 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स लेट कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम पहले नंबर को x माने तो दूसरा इसका अगला क्या होगा। देखिए अगर मैं बोलूँ कि पहला नंबर 3 है तो दूसरा क्या होगा 4, तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है 1 का। तो अगर पहला 3 है दूसरा कैसे आ रहा है, जब 3 में +1 कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम पहला अगर x मान रहे हैं तो दूसरा क्या होगा x +1 और तीसरा क्या होगा x +1 में फिर +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा x +2। तो ये हो गया हमारे 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। एक हो गया हमारा x, दूसरा x +1 और तीसरा x +2। ठीक है, अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट मतलब स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर, तो पहला नंबर क्या हमारा x, इसका स्क्वायर करना है, और प्रोडक्ट ऑफ अदर टू मतलब बाकी जो दोनों नंबर हैं x +1 और x +2, इनका प्रोडक्ट, इनका मतलब बाकी दो नंबर का प्रोडक्ट और पहले नंबर का स्क्वायर, इनका सम किसके इक्वल है 46 के इक्वल है। ठीक है, तो ये हमने इक्वेशन बना ली, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए x² प्लस x +1 x +2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा x² प्लस 2x प्लस x +2 इज इक्वल टू 46। तो x²
देखिए एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x², तो 2x² लिख लेते हैं यहाँ पे हम। 2x प्लस एक्स क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x और प्लस 2, ठीक है, और इजिकल टू क्या है हमारा 46, तो इसको भी लिख लेते हैं हम इजिकल टू 46। तो एक काम करते हैं हम 46 को लेफ्ट साइड ले आते तो -46 लिख लेते हैं यहाँ पे, इजिकल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से 2x² प्लस 3x प्लस 2 और -46 क्या आ जाएगा -44 इजिकल टू 0, ठीक। अब देखिए हमें यहाँ पे करना है फैक्टराइजेशन, तो फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो हम क्या करेंगे x² का जो कोफिशिएंट है 2 और जो कांस्टेंट वैल्यू हमारी -44 इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम 2 को -44 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा -88। हमें इसको दो पार्ट में तोड़ना है, इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 88। तो देखिए एक हो जाएगा हमारा 11 और एक हो जाएगा हमारा 8, तो 11 8 जा 88, हमें चाहिए -88, तो हम 11 को नेगेटिव ले लेते हैं और 8 को पॉजिटिव, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -88, और जब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे मतलब इनको माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा -3। बट अगर हम ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे -3 हमें क्या चाहिए +3 चाहिए। तो हम क्या करते हैं जो बड़ा वाला नंबर है 11 इसको पॉजिटिव कर लेते हैं और 8 को हम कर लेते हैं नेगेटिव। तो इससे क्या होगा हमारा, अब जो मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई तो हमारा -80 आएगा अभी भी, बट जब हम इनको अब माइनस करेंगे तो हमारा -3 नहीं आएगा, क्या आएगा +3, क्योंकि हमने क्या किया है देखिए समझिए ध्यान से, हमने बड़े वाले को पॉजिटिव कर लिया मतलब 11 को पॉजिटिव कर लिया और 8 को नेगेटिव। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -88, और इनको हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा +3, और हमें यही चाहिए, हमें +3 चाहिए और मल्टीप्लाई करने में क्या चाहिए -88। तो देखिए जो हमारा मिडिल टर्म है 3x, इसको हम कैसे स्प्लिट करेंगे देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा हमारा +11x और -8x -44 इजिकल टू 0। 2x² प्लस 11x में से हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा हमारा 2x प्लस 11 -8x और -44 में से हम -4 को कॉमन लेते हैं। देखिए -8 लेंगे तो हमारे 44 में से 8 कॉमन नहीं आएगा, तो हम क्या करते हैं 4 को कॉमन लेते हैं। तो 4 कॉमन लेने से हमारे ब्रैकेट में दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू हो जाएगी। तो देखिए अगर -4 कॉमन लेंगे तो ये जाएगा हमारा 2x और +11, ठीक है। थोड़ा ध्यान से करना है क्वेश्चन को, आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी। तो 2x + 11, ठीक है, और ब्रैकेट पे क्या आ जाएगा हमारा x - 4 और इजिकल टू 0, ठीक। अब हम क्या करेंगे 2x + 11 2x + 11 इसको इक्वेट करेंगे 0 के, ठीक, और x - 4 इसको इक्वेट करेंगे 0 के। तो 2x + 11 यहाँ से जब हम x को निकालेंगे तो x के लिए आ जाएंगे यहाँ से -11/2, और जब x - 4 को हमने 0 के इक्वेट किया तो यहाँ से x को निकलेगी हमारी x = 4। जो -4 है वो राइट साइड आएगा तो +4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखिए तो हमारी दो वैल्यू आ गई, एक है -11/2 और एक है 4। हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, हमें निकालना है 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। तो -11/2 तो हमारा नेगेटिव है, तो ये हो जाएगा हमारा रिजेक्ट, ठीक है, ये हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या है, पहला नंबर क्या है, जो हमारे पास 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हैं उनमें पहला नंबर क्या हो जाएगा 4, दूसरा 4 + 1 मतलब 5, और तीसरा x + 2 था तो 4 + 2 क्या हो जाएगा हमारा 6। तो ये वो 3 पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिनमें अगर हम पहले नंबर का स्क्वायर करें मतलब अगर 4 का स्क्वायर करें और बाकी दो नंबर का प्रोडक्ट करें मतलब 5 × 6 करें, ठीक है, और फिर इनको जोड़ दें
मतलब सम कर दें तो क्या आएगा हमारा 46। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप इसको सॉल्व करके देख भी सकते हैं। देखिए अगर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 5 6 जा 30, तो जब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना देगा हमें ये 46। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन नंबर 37 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, इसमें क्या कहा गया है, पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 200 if the piece was 5 meter longer and each meter of cloth cost rupees 2 less than the cost of piece would have remained unchanged. How long is the piece and what is the original rate per meter? ठीक है, देखिए ध्यान से, जैसे कि मान लीजिए हम कपड़ा लेने जाते हैं। ठीक है, ऐसे मान लीजिए हमें एक पैंट और शर्ट सिलवानी, मान लीजिए शर्ट सिलवानी है, तो हम जब शर्ट का कपड़ा लेने जाते हैं तो उसके पास एक पूरा बंडल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पीस ऑफ क्लॉथ नहीं मान के चल रहे। मान लीजिए मैं आपको एक पहले एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा थोड़ा सा। मान लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, एक कपड़े का बंडल लेने जा रहे हैं। ठीक है, हमने क्या लिया, एक बंडल लिया, और हमारे पास क्या है, हमारे पास टोटल मान लीजिए 300 रुपये हैं। 300 रुपये हमारे पास, ये हमारे पास टोटल अमाउंट है हमारी जेब के अंदर 300 रुपये। और हमने क्या किया, हमने कपड़े का बंडल लिया। तो मान लीजिए एक रोल होगा कपड़े का। ठीक है, कपड़ा उस कपड़े के बंडल के अंदर खूब सारा कपड़ा होगा। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से सोचें, ध्यान समझना आप लोगों को, देखिए ये जो हमारे पास बंडल है, इसके अंदर कपड़े की लंबाई कितनी है हमें नहीं पता। ठीक है, तो हमें अगर कपड़े की लंबाई नहीं पता और हमें वो अगर कपड़े की लंबाई निकालनी है, मान लीजिए, या हम ऐसा कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं कपड़े की लंबाई। मान लीजिए इस कपड़े की लंबाई कितनी है, 10 मीटर है मान लीजिए। ठीक है, कि जो एक बंडल है हमारे पास, एक बंडल कपड़े के अंदर, एक बंडल कपड़े के अंदर 10 मीटर कपड़ा है। ठीक, और मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, इस बात को आपको समझना है ध्यान से। यहाँ पे एक बंडल की बात करी गई है और यहाँ पे एक मीटर कपड़े की बात करी गई है। ठीक है, एक बंडल कपड़े के अंदर 10 मीटर कपड़ा है। ठीक, जो मान लीजिए हमें मिल रहा है 300 रुपये का। ठीक है, ये बात आपको समझनी ध्यान से। तो मैं आपसे बोलूँ कि एक बंडल कपड़ा, एक बंडल जो कपड़ा है वो मान लीजिए 300 रुपये का है। एक बंडल कपड़े का मतलब क्या है, एक बंडल कपड़े का मतलब है कि वो 10 मीटर जो कपड़ा है, 10 मीटर कपड़ा कितने का है, 300 रुपये का। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि 1 मीटर कपड़ा कितने का होगा, 1 मीटर कपड़ा कैसे आएगा, जो टोटल कॉस्ट है उसको ऊपर रखना है और जो टोटल कपड़े की लेंथ है उसको रखना है नीचे। उसको करना है नीचे, उसको डिवाइड कर देना है 300 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 30। कितना आ जाएगा हमारा 30। तो इसका मतलब क्या है कि जो कॉस्ट है 1 मीटर कपड़े की वो कितनी है 30 रुपये। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर एक बंडल कपड़ा 300 रुपये का है और एक बंडल कपड़े में 10 मीटर कपड़ा है तो 1 मीटर कपड़ा कितने का आएगा 30 रुपये का। ठीक है, अब अगली बात समझिए ध्यान से। अब मान लीजिए कि अब एक बंडल कपड़ा है हमारे पास, ये दूसरा केस है, ध्यान समझना आपको। एक बंडल कपड़ा है, ये है एक बंडल कपड़ा मान लीजिए। ठीक, अब पहले एक बंडल कपड़े के अंदर 10 मीटर कपड़ा था और अब एक बंडल के अंदर मान लीजिए 15 मीटर कपड़ा है। ठीक, 15 मीटर कपड़ा है। और अब अगर मैं आपसे बोलूं कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ, तो अब मेरे को आप बताइए, जो पहले 1 मीटर कपड़े की कीमत 30 रुपये आ रही थी, अब 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी आएगी। तो कैसे निकालेंगे, वही तरीका। एक बंडल जो कपड़ा है वो कितने का है, वो सेम अमाउंट का है, 300 रुपये का ही है। ठीक है, कितने का है 300 रुपये, से उस पर लिखा है 300 रुपये।
ठीक है। 10 मीटर पहले जो हमारा केस था, वो जो एक बंडल कपड़ा था वो था, उसमें 10 मीटर कपड़ा था, वो भी कितने का था, 300 रुपये का। और जो सेकंड केस है, इस केस के अंदर जो हमारा एक बंडल कपड़ा है उसके अंदर वो 300 रुपये का तो है, मगर जो कपड़े की लेंथ है वो है 15 मीटर। और यहाँ पे अगर हम 1 मीटर कपड़े की कीमत निकालेंगे तो टोटल अमाउंट को ऊपर रखना है और टोटल जो कपड़े की लंबाई है उसको रखना नीचे, डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 20 रुपये। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो वो एक बंडल कपड़ा है उसका अमाउंट तो सेम है, अमाउंट तो उसका क्या है, सेम। बट जब एक बंडल के अंदर जितना कपड़ा है, पहले कितना था 10 मीटर और अब कितना है 15 मीटर। जब हम ये बंडल के अंदर जो कपड़ा है उसकी लंबाई अगर हम बढ़ा रहे हैं तो 1 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है वो हमारी कम हो जाती है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम एक बंडल कपड़ा जो है हमारे पास, उसका अमाउंट तो सेम है, अमाउंट क्या है 300 दोनों बंडल क्या है 300 रुपये के, बट दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पे 1 मीटर कपड़े की कॉस्ट आ रही है 30 रुपये और यहाँ पे आ रही है 20 रुपये। क्यों आ रही है, क्योंकि पहले केस में जो वो एक बंडल कपड़ा है उसमें उस बंडल के अंदर कपड़ा कितना है हमारा 10 मीटर, और दूसरे केस में जो एक बंडल कपड़ा है उसमें जो टोटल कपड़े की लेंथ है वो कितनी है 15 मीटर। तो हमें यहाँ पे ये समझना है, बहुत ध्यान समझिएगा, समझना क्या है हमें इसके अंदर, हमें समझना ये है यहाँ पे कि जब हम जो क्लोथ है उसकी जो लेंथ है, कपड़े की लंबाई अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो कॉस्ट जो है, कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लोथ वो क्या हो रही है, वो कम हो जा रही है। जब एक बंडल के अंदर कपड़ा है उसकी लंबाई अगर बढ़ती है तो कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लोथ क्या होती है हमारी, घट जाती है। कब, जब बंडल की जो कॉस्ट है वो सेम होगी। ठीक है, तो ये है इस कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि कैसे हम 1 मीटर कपड़े की कीमत निकाल रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, ये आपको अगर समझ में आ गया है तो आपको बस ये चीज़ समझनी है कि हम 1 मीटर कपड़े की कीमत कैसे निकाल रहे हैं, कैसे निकालते हैं, टोटल अमाउंट को ऊपर रखते हैं और उसको टोटल मतलब कपड़ा कितना है उसे डिवाइड कर देते हैं, 1 मीटर कपड़े की कीमत आ जाती है। ठीक है, और दूसरी बात आपको ये समझनी है कि जब कपड़े की लंबाई हम बढ़ाएंगे तो कॉस्ट ऑफ पर मीटर क्लोथ हमारी घटेगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन को, अब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसमें कहा गया अ पीस ऑफ क्लोथ कॉस्ट 200 रुपीज if the piece was 5 meter longer and each meter of cloth was cost rupees 2 less than the cost of the piece would have remained unchanged, how long is the piece and what is the original rate per meter। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम ये मान लेते हैं, निकालना क्या है, हाउ लॉन्ग इज द पीस, तो हम लेट कर रहे हैं, देखिए लेट द लेंथ ऑफ क्लोथ इन वन पीस। ठीक है, मान लीजिए ऐसे मैं आपसे बोल रहा था एक बंडल, मगर यहाँ पे क्या है, एक बंडल नहीं कहा गया क्वेश्चन में, हमें क्वेश्चन में एक पीस यूज करना है। तो हम ये मान रहे हैं कि एक पीस जो कपड़ा है उसमें कपड़े की जो लंबाई है वो हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक, मतलब एक पीस कपड़े के अंदर जो कपड़े की लंबाई है वो कितनी है, x मीटर। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ 1 मीटर कपड़े की कीमत कितनी होगी, ठीक है, और जो x मीटर कपड़े का जो एक पीस है वो मिल रहा है 200 रुपये का, तो 200 रुपये अमाउंट ऊपर आ गया और कपड़े की लंबाई से उसको हम डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ
कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, मतलब 1 मीटर कपड़ा आ गया 200/x का। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि अगर वो जो एक पीस क्लोथ है उसके अंदर अगर हम कपड़े की लंबाई को 5 मीटर बढ़ा दें, देखिए पहले x था तो अगर हम बढ़ा के क्या कर दें x + 5 कर दें, मतलब अब एक पीस क्लोथ के अंदर जो कपड़े की लंबाई है वो हमने क्या कर दी 5 मीटर बढ़ा दी, ठीक। तब जो 1 मीटर कपड़ा है, मतलब ध्यान समझना, एक पीस कपड़ा और 1 मीटर कपड़ा दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। एक पीस कपड़ा है 200 रुपये का, मगर 1 मीटर कपड़ा कितना है 200/x। अब दूसरी सिचुएशन ये है कि जब हम एक पीस, मतलब एक पीस, देखिए पहले सिचुएशन क्या थी हमारी, एक पीस में कितना कपड़ा था x मीटर। दूसरा केस देखिए, सेकंड केस में लिख देता हूँ यहाँ पे। सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में जो एक पीस कपड़ा है हमारे पास उसमें कपड़े की लंबाई कितनी है x + 5, मतलब हमने 5 मीटर कपड़ा इंक्रीज कर दिया है। तो जब हमने 5 मीटर कपड़ा इंक्रीज कर दिया है तो अब अगर हम निकालें 1 मीटर कपड़े की कीमत, तो कैसे निकलेगी 1 मीटर कपड़े की कीमत, वो है कितने का 200 रुपये का, अभी भी कितने का 200 रुपये का। तो कपड़े की लंबाई बढ़ चुकी है, तो कपड़े की लंबाई क्या है x + 5। तो जब अमाउंट सेम है और लेंथ ऑफ क्लोथ, मतलब जो कपड़ा है एक पीस क्लोथ के अंदर उसकी लंबाई अगर बढ़ गई है तो ये जो हमारा एक कपड़े की कीमत है और ये भी क्या है एक कपड़े की कीमत, आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से एक मीटर कपड़े की कीमत कौन सी कम होगी और कौन सी ज़्यादा होगी। बहुत ही सिंपल सी बात है, अभी मैंने आपको पीछे बताया कि जब एक पीस क्लोथ के अंदर कपड़े की लंबाई हम बढ़ाएंगे और अमाउंट हमारा सेम रहेगा तो जो 1 मीटर कपड़े की कीमत है वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये जो अमाउंट हमारा है ये क्या होगा, थोड़ा कम आएगा। अब क्वेश्चन में ये कहा गया कि वो कितना कम है, देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि वो जो अमाउंट है वो कितना कम है, 2 रुपये कम है। मतलब जो फर्स्ट केस था उसमें 1 मीटर कपड़ा था हमारा 200/x और जो सेकंड केस है उसमें 1 मीटर कपड़ा कितने का हमारा 200/x + 5। तो ये जो अमाउंट है वो इस वाले अमाउंट से कितना कम है, 2 रुपये। तो दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, 2 रुपये के, ठीक है। अब देखिए हम इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। x और x + 5, x + 5 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 200, x + 200 × 5 1000, फिर -200 x = 2, ठीक है। तो ये 200x प्लस और प्लस का 200x और माइनस का 200x हमारा कट जाएगा और हमारा आ गया 1000 अपॉन x और x + 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जाएगा x² + 5x = 2/1, ठीक है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x² + 5x = 1000, ठीक है। तो इतना हो गया। हमें क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, फैक्टराइजेशन, और फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें x की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। देखिए क्या इक्वेशन फॉर्म होगी हमारी, 2x² + 5x ब्रैकेट क्लोज = 1000। तो 2 को जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो जाएगा x² + 5x = 1000 अपॉन 2, ठीक है। तो x² + 5x, अब देखिए इसको हम काटेंगे 1000 और 2 को तो ये 500 हो जाएगा और 500 को जब लेफ्ट साइड लाएंगे तो ये -500 हो जाएगा और राइट साइड आ जाएगा हमारा 0। यहाँ पे हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है।
तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 500 और प्लस या माइनस करने पे क्या आना चाहिए 5। तो यहाँ पे जो हमारा मिडिल टर्म है वो स्प्लिट हो जाएगा दो पार्ट में, एक हो जाएगा हमारा 25x और एक हो जाएगा हमारा 20x। ठीक है, ये आप सब बहुत इजीली कर सकते हैं। इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर और 25x में से हम x को कॉमन ले लेते हैं, तो ये कहा गया x प्लस 25 ब्रैकेट में आ गया, माइनस 20x और माइनस 500 में से हम माइनस 20 को कॉमन लेते हैं, तो ये x प्लस 25 ब्रैकेट में आ गया। ठीक है, अब देखिए x प्लस 25 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा x माइनस 20 इक्वल टू 0। ठीक, आगे देखिए, तो अब हम क्या करेंगे x प्लस 25 को इक्वेट करेंगे 0 के और x माइनस 20 को भी क्या करेंगे इक्वेट कर देंगे 0 से। तो जब x प्लस 25 को हम 0 से इक्वेट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी हमारी माइनस 25। ठीक है, और x माइनस 20 को जब हमने 0 के इक्वेट किया तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी x इज इक्वल टू 20। तो हम ध्यान से देखें, जो x था हमारा, x क्या था, लेंथ ऑफ क्लोथ। ठीक है, लेंथ ऑफ क्लोथ, तो कभी किसी की लेंथ नेगेटिव तो होती नहीं है। ठीक है, तो माइनस 25 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमारी लेंथ ऑफ क्लोथ क्या आ गई 20 मीटर। तो हमें निकालना क्या था, लेंथ, उसमें कहा गया हाउ लॉन्ग इज द पीस, हाउ लॉन्ग मतलब जो एक पीस कपड़ा है वो कितना लंबा है, वो है हमारा 20 मीटर लंबा। आगे कहा गया है कि व्हाट इज द ओरिजिनल रेट ऑफ पर मीटर। ठीक है, मतलब हमें 1 मीटर कपड़े की कीमत भी निकालनी है। तो 1 मीटर कपड़े की कीमत कैसे निकालते देखिए, मैं पहले सब रफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ, मतलब 1 मीटर कपड़े की कीमत हम कैसे निकालते हैं, जो टोटल अमाउंट है उसको ऊपर रखना है और एक बंडल कपड़े के अंदर, मतलब एक पीस कपड़े के अंदर कितना कपड़ा है, जो हमने भी आंसर निकाला वो कितना है हमारा 20। तो हम इसको 20 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा, ये 10 आ जाएगा, तो 10 रुपीज़। तो जो 1 मीटर कपड़ा है वो है 10 रुपये का, और जो एक पीस कपड़ा है उसके अंदर जो टोटल कपड़ा है, मतलब कुल कपड़े की लंबाई वो कितनी है 20 मीटर। तो एक आंसर है हमारा 20 मीटर और एक आंसर हमारा 10 रुपीज़। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बहुत से बच्चों को इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो इसलिए मैंने आपको एक एक चीज़ में डिटेल में बता दी ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए और आपको कोई भी इसके अंदर डाउट ना हो। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है, इस क्वेश्चन में कहा गया है A motorboat whose speed is 24 km per hour in still water takes 1 hour more to go 32 km upstream than to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. देखिए अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो जिसने मेरी नहीं देखी, पहले तो आप लास्ट वीडियो देखिएगा बहुत ध्यान से। ठीक है, उसमें मैंने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट आपको बताया। तो जब भी हम अपस्ट्रीम के केस में स्पीड की बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम होता है। मतलब बोट की स्पीड में से हम स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करते हैं, और जब हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो वहाँ पे दोनों की स्पीड को हम ऐड करते हैं, मतलब स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, मैं पहले आपको क्वेश्चन को समझाता हूँ। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक मोटर बोट है, ठीक है, वो 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाती है, तो उसको कुछ समय लगता है, उसको क्या हो रहा है, कुछ समय लग रहा है, और फिर वो वापस 32 किलोमीटर आ रही है, उसको फिर कुछ समय लगेगा। और इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जब वो अपस्ट्रीम गई तो उसको कुछ समय लगा, और जब वो डाउनस्ट्रीम आई, जो मोटर बोट है, उसको कुछ समय लगा। तो दोनों का जो समय है, ठीक है, उसमें कितना समय का अंतर है, 1 आवर का।
मतलब ये है कि जब हम अपस्ट्रीम जा रहे हैं तो हमें 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, और जब हम डाउन स्ट्रीम आ रहे हैं तो 1 घंटा कम लग रहा है, मतलब अपस्ट्रीम के कंपैरिजन में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, देखिए लेट करते हैं, लेट निकालना क्या, हमें स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है, तो उसी को लेट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब जो धारा है उसकी चाल, धारा की चाल कितनी हमने ले ली, मान लीजिए हमने ले लिया x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये होगी धारा की चाल। और जो हमारी बोट है उसकी स्पीड कितनी है, वो है हमारी 24 किलोमीटर, यहाँ क्वेश्चन में हमें गिवन है 24 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। ठीक है, अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे कि हम जानते हैं अगर हमें टाइम निकालना हो और हमें डिस्टेंस दे रखा है, स्पीड दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, टाइम निकलता है। ठीक है, तो हम पहले निकालते हैं कि अप स्ट्रीम में हमें कितना समय लग रहा है। तो अप स्ट्रीम का जो समय हम कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस कितना है, देखिए दोनों केस में डाउन स्ट्रीम हो चाहे अप स्ट्रीम, दोनों में डिस्टेंस सेम है। तो डिस्टेंस हमारा 32 और डिस्टेंस और स्पीड कितनी है हमारी, देखिए स्पीड कैसे निकालेंगे, अप स्ट्रीम के केस में हम दोनों की स्पीड का डिफरेंस लेंगे, मतलब स्पीड ऑफ बोट जो है हमारी 24, इसमें से माइनस कर देंगे स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो ये जो हमारी 24 माइनस एक्स है, ये वो स्पीड है जिस स्पीड से हमारी बोट ऊपर की तरफ, मतलब अपस्ट्रीम, मतलब धारा के विपरीत, मतलब धारा के अपोजिट डायरेक्शन में गई है। तो किस स्पीड से गई है, 24 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या निकल गया, टाइम। ये वो टाइम है जो टाइम उसको ऊपर जाने में लगा। ठीक, दूसरा टाइम निकालते हैं जब उसको नीचे आने में लगा, जो टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, नीचे आने में स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बोट की स्पीड क्या है 24 और स्ट्रीम की स्पीड क्या है जो हमने लेट करी है x। ठीक है, तो एक लग गया हमारा ये समय। तो सीधी सी बात आपको ये समझने वाली है, जब हम नदी में, अगर मान लीजिए नदी की जिस डायरेक्शन में नदी बह रही है उसी डायरेक्शन में हमारी बोट भी आ रही है, तो हमारी बोट की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, हमारी स्पीड तेज आएगी, और जब मतलब जो बोट हमारी तेज आएगी, और जब बोट हमारी तेज आ रही है तो हमें समय क्या लगेगा, समय कम लगेगा। तो हमें यहाँ समझना है कि डाउन स्ट्रीम में हमें समय कम लग रहा है और अप स्ट्रीम में समय हमें ज़्यादा लग रहा है। अब कितना समय कम या ज़्यादा लग रहा है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है। जो दोनों का जो समय है उसमें कितने का डिफरेंस है, डिफरेंस निकालते हैं, वो है हमारा 1 आवर का। क्वेश्चन में हमें एक चीज़ गिवन है कि दोनों के बीच का जो समय है वो कितना है, 1 आवर। ठीक है, आगे देखिए, सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखिए ध्यान से। तो 24 माइनस एक्स और 24 प्लस एक्स, 24 प्लस, देखिए हमने क्या किया, बहुत सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। क्या करना है आपको, पहले डिनोमिनेटर, दोनों डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में लिख लेना है। फिर 24 प्लस एक्स को आपको 32 से मल्टीप्लाई करना है। देखिए क्या आएगा, ये आएगा 32 इंटू 24। देखिए मल्टीप्लाई मत करिएगा क्योंकि अभी चीज़ें इसमें कट जाएंगे। देखिए, और 32 प्लस एक्स, तो 32x कटेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे क्योंकि 24 और यहाँ माइनस 32, मल्टीप्लाई आपका क्या आएगा, माइनस 32 इंटू 24। देखिए अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा हमारा, माइनस 32 इंटू 24, और फिर माइनस 32 और माइनस एक्स कितना आ जाएगा हमारा, प्लस 32 एक्स इजिकल टू 1। ठीक है, देखिए कट जाएगा, 32 इंटू 24 प्लस का और 32 इंटू 24 माइनस का कट जाएगा। 32x यहाँ पे x आएगा, 32x और प्लस 32x कितना आएगा हमारा, 64x। डिनोमिनेटर में हम a प्लस बी, a माइनस बी की आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, तो ये जगह हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाता है, 24 का स्क्वायर और माइनस x का स्क्वायर इजिकल टू 1। ठीक है, तो ये हम डिनोमिनेटर में 1 लिख लेते हैं, तो 1/1 आ गया ये। आगे देखिएगा बहुत ध्यान से, करना क्या, हमें बस इसको सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन फॉर्म करनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी हमारी एक, उसका फैक्टराइजेशन कर देना है और आंसर निकल जाएगा।
देखिए क्या इक्वेशन बन गई हमारी, 64x अपॉन 24 का स्क्वायर क्या होता है, 24 का स्क्वायर होता है 576, ठीक। तो लिखते हैं 76 सॉरी गलती से x लिख दिया मैंने, x माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये होगा 24 का स्क्वायर 576 और माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू क्या है हमारा 1। अब देखिए हमें करेंगे क्या, अब हम क्या करते हैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान से समझना है क्वेश्चन को। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह हमारा 576 माइनस एक्स स्क्वायर इजकल टू 64x। अब देखिए 64 को जब हम लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64x और प्लस 576 इजकल टू 0। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे और उसको राइट साइड भेज देंगे तो हमारी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 64x और प्लस 576। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। अच्छा एक हमने यहाँ पे मिस्टेक कर दी, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो 576 हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव नहीं आएगा हमारा यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव। देखिए जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जो टर्म पॉजिटिव होती है वो नेगेटिव हो जाती है और नेगेटिव वाली टर्म हमारी पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, यहाँ पे हम करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि हमें ऐसे नंबर सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 576, और उन नंबरों को जब हम प्लस या माइनस करें तो हमारा क्या आना चाहिए, हमारा आना चाहिए 64। तो हम कैसे निकालेंगे और कैसे सोचेंगे वो नंबर, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले आप क्या करना, आप जो हमारे पास एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है 1 और जो कांस्टेंट वैल्यू है माइनस 576, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या नंबर आता है। जब 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या 5 वही नंबर आता है। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा 576 ही आएगा। तो देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको, मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा 576। तो जो नंबर आए ना आपके पास उसका आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ध्यान से समझिए इसको, 2 2 = 4, फिर 2 8 = 16, 2 8 = 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 = 2, 2 4 = 8 और 2 4 = 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 7 = 14, 2 2 = 4, 2 3 = 6, 2 6 = 12, 2 1 = 2, 2 8 = 16, 2 9 = 18 और फिर 3 से काटते हैं, 3 3 = 9 और 3 3 = 9, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसके फैक्टर्स का यूज़ करके हमें दो नंबर बनाने हैं। देखिए कैसे बनाते हैं हम नंबर, हम क्या करते हैं, हमें उसको प्लस या माइनस करने में क्या आना चाहिए, 64 आना चाहिए। देखिए 3 3 = 9 और 9 2 = 18, 18 2 = कितना आ जाएगा हमारा, 18 2 = 36। तो देखिए अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारा क्या बन जाएगा, ये 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा 72। एक नंबर हम 72 लेते हैं और दूसरा नंबर हम लेते हैं 2 2 = 4, 4 2 = 8 और एक हम ले लेते हैं 8, जिनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 576। और जब हम 72 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 64, ठीक है। हाँ तो ठीक है, ये हमारे दो नंबर बन गए। देखिए कर देते हैं हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक्स स्क्वायर
प्लस 72x और ये आएगा माइनस 8x माइनस 576 इज इक्वल टू 0। x को कॉमन लेंगे क्योंकि x ब्रैकेट में x बचा और प्लस 72 माइनस 8x और माइनस 576 बचे, जब माइनस 8 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा x और प्लस 72 इज इक्वल टू 0, क्योंकि 72 8 जा होता है हमारा 576। तो x प्लस 72 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब जब हम x प्लस 72 को 0 से इक्वेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 72। ठीक, तो एक x की वैल्यू क्या आ गई माइनस 72, और जब x माइनस 8 को इक्वेट करेंगे 0 से तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 8। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमने x क्या लेट किया था, x क्या था हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो कभी भी किसी की स्पीड हमारी नेगेटिव तो होती नहीं है, तो माइनस 72 हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। तो जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, मतलब जो x है वो हमारा क्या आ गया 8। तो हमारा जो 8 है x इजिकल टू 8, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 39। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, इसमें कहा गया है इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इक्वल सो प्रूव 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो देखिए हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, ये बहुत ही बड़ी सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक, तो जब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट इक्वल होते हैं तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम डिस्क्रिमिनेंट निकालें, मतलब d निकालें, तो d क्या होता है, d इक्वल होता है किसके, 0 के। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या हो, इक्वल हो, तो हमारा d क्या होगा, इक्वल टू 0। अब देखिए d का जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है वो फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, अब क्वेश्चन के अंदर ए बी सी, स्मॉल ए बी सी पहले से यूज हो रखा है, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल ए बी सी का यूज कर लेते हैं। तो डी का फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह कैपिटल ए, मतलब स्मॉल ए हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम कैपिटल ए बी सी का यूज करेंगे यहाँ पे, 4a और c इज इक्वल टू 0। अब ये ए बी सी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं पहले भी। देखिए जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो होता है हमारा ए, तो कैपिटल ए क्या है हमारा, बी माइनस सी। एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है हमारा, बी, तो कैपिटल बी क्या है हमारा, स्मॉल सी माइनस ए। और जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होता है हमारा सी, तो जो कैपिटल सी है वो क्या होगा हमारा, ए माइनस बी। तो अब हमें करना क्या है, बस कुछ नहीं करना है, यहाँ वैल्यू उनकी पुट कर देनी है। देखिए ध्यान से, जो कैपिटल बी है उसकी वैल्यू क्या है, c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 ए की जगह क्या, b माइनस सी, और कैपिटल सी की जगह क्या आएगा, a माइनस बी, और इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से समझना है आपको क्वेश्चन को। देखिए हम क्या करते हैं, इनको पहले सॉल्व करते हैं। देखिए a माइनस जो हमारा एक फॉर्मूला होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, तो c माइनस ए में हम इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, तो क्या आएगा, c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ac। ठीक है, आगे समझिए, माइनस 4 और b माइनस सी इंटू ए माइनस बी, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, ए बी, फिर माइनस बी स्क्वायर, फिर माइनस ए सी और प्लस बी सी। ठीक है, और इज इक्वल टू 0। आगे देखिए ध्यान से, देखिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac
यहाँ ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 4 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा -4ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, और -4 इंटू -a सी, तो ये जाएगा प्लस ए सी, फिर -4bc, यहाँ आएगा 4bc, और यहाँ पे एक सेकेंड थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमसे, हम 4 लिखना भूल गए यहाँ पे। देखिए 4 लिखते पहले, तो 4 भी मल्टीप्लाई है ना, क्योंकि देखिए -4 इंटू -b स्क्वायर हो जाएगा हमारा प्लस 4b स्क्वायर, -4 इंटू -ac क्या आ जाएगा प्लस 4ac, फिर माइनस प्लस माइनस और 4bc, ठीक है। तो ये आ गया एक तरीके से हमारा। आगे हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। देखिए ध्यान से, देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ इसको, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे देखिए ये जो हमारे पे लिखा है 4b स्क्वायर, इसको हम लिख लेते हैं प्लस 2b का होल स्क्वायर, ठीक है। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 4b स्क्वायर ही आएगा। आगे देखिए तो लिखते हैं माइनस 2a, देखिए 2ac, ध्यान देखिए -2ac और ये प्लस 4ac, तो प्लस -4 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा प्लस 2ac, ठीक है, ये हो गया। फिर -4ab और एक है -4bc, तो पहले हम लिखते हैं -4bc, फिर हम लिख रहे हैं -4ab इजिकल टू 0, ठीक है। ध्यान से देखना है आपको क्वेश्चन को, बहुत ही ध्यान से, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी यहाँ पे, वरना क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। अब देखिए आगे हम क्या कर रहे हैं, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, और यहाँ हम लिख लेते हैं 2ac, यहाँ 2b और c, माइनस 2a ब्रैकेट में 2b इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो फॉर्मूले के अंदर हर जगह प्लस होता है, पर यहाँ पे हमें माइनस नज़र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला बनाते हैं वैसा। तो देखिए a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखिए हमारा यहाँ पे क्या -2b सी, और यहाँ पे क्या -2a और 2b, तो इसमें कॉमन टर्म क्या है 2b, तो हम क्या करते हैं जो 2b है उसको नेगेटिव ले लेते हैं, -2b का होल स्क्वायर। तो क्योंकि इसको जब इसके ऊपर तो स्क्वायर है इसके, जब हम खोलेंगे तो ये हमारा इस पर कोई मतलब इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे देखिए 2ac -2b और c -2a -2b इजिकल टू 0, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, तो अब देखिए फॉर्मूला बन गया हमारा। हमने देखिए जब हमने यहाँ पे -2 किया तो ये हमारा 2b किया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा हमारा प्लस। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे ये हो गया हमारा फॉर्मूला बन गया a प्लस सी और -2b का होल स्क्वायर इजिकल टू 0, ठीक है। तो ये हमने फॉर्मूले को बंद कर लिया। अब देखिए जो होल स्क्वायर है जब ये राइट साइड जाएगा तो 0 का स्क्वायर रूट 0 ही हो जाएगा, तो a प्लस सी -2b इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। और देखिए ध्यान से ये हो जाएगा a प्लस सी -2b को राइट साइड भेजेंगे तो क्या आ जाएगा ये +2b। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 2b इजिकल टू क्या आ रहा है a प्लस सी,
तो हम लिख सकते हैं 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन में कहा गया था कि हमें क्या प्रूव करना था, 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ हमें क्या प्रूव करना था 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। तो ये हमने प्रूव कर दिया 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा इसमें ध्यान से करिएगा क्योंकि आपकी प्लस माइनस की यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, तो आपको एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से करना है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन में इतना कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। हर चीज़ आपको यहाँ पर बस फॉर्मूला बनाना है, उसको बंद कर देना है और जो प्रूफ वाला पार्ट है वो आपका निकल जाएगा, बहुत ईजीली निकल जाएगा। ठीक है, इतना कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है ये। नेक्स्ट देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 41। बट हाँ, इसमें आप चीज़ों का ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन मतलब जो आप इसमें चीज़ें को आप सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला जब बनाएंगे तो वहाँ पे आपको चीज़ों का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए 41 क्वेश्चन। देखिए 41 क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द इक्वेशन, एक इक्वेशन दे रखी है हमें, बहुत लंबी चौड़ी सी इक्वेशन है, इक्वेशन दे रखी है हमें और कहा गया है यहाँ पे हैज़ होगा, हैज़ इक्वल रूट्स, प्रूव दैट सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर। देखिए अभी हमने ऐसे क्वेश्चन किया पीछे 40 क्वेश्चन भी ऐसे था, उसमें हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी और उसके रूट्स जो थे वो इक्वल थे। तो वही तरीका हम यहाँ अपनाते हैं। देखिए जब इक्वल रूट होते हैं तो डी क्या होता है हमारा, इक्वल टू 0। तो डी का फॉर्मूला हमने क्या रखा था वहाँ पे, यहाँ भी वो लिख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू पुट करते हैं, बी क्या होता है एक्स का कोफिशिएंट, तो देखिए एक्स हमारा ये रहा, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा ये 2mnc, 2mnc का होल स्क्वायर माइनस 4, एक ही जगह क्या आएगा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, तो ये पूरा पार्ट क्या है हमारा एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट। तो यहाँ हम लिख लेंगे ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर और एन स्क्वायर, और सी की जगह क्या आएगा, सी की जगह कांस्टेंट वैल्यू जो है इसकी, सी क्या होता है कांस्टेंट वैल्यू जो है हमारे पास ब्रैकेट में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। देखिए अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है और जो प्रूव दैट वाला पार्ट है ये हमें लेके आना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। ये हो जाएगा हमारा 2mnc का होल स्क्वायर हो जाएगा 4m स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस 4n स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हम जब 4n स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो हमारा आ जाएगा एक तरीके से आएगा क्या, ये आ जाएगा हमारा m स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया 4n स्क्वायर को कॉमन ले लिया और यहाँ बचेगा हमारा ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो यहाँ पे हम ओपन ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये 4n स्क्वायर राइट साइड जाएगा तो 0/4n स्क्वायर हो जाएगा, तो वो तो 0 हो जाएगा। आगे देखिए ध्यान से क्वेश्चन को, m स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये 1 प्लस एम स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस है तो उसको हम रखते हैं ब्रैकेट में, तो ये जाएगा सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के बाद आएगा हमारा माइनस ए स्क्वायर। 1 को जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर, फिर 1 को जब माइनस ए से करेंगे मल्टीप्लाई तो माइनस ए स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर और एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, देखिए चीज़ें इतनी डिफिकल्ट नहीं है, आसान है,
बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन जब आप करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, तो चीज़ों का प्लस माइनस का, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर किसी स्टेप में आपकी प्लस माइनस की कोई मिस्टेक हो जाती है तो आपको, आप पूरा जो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ठीक है, वो कैलकुलेशन करने का आपका बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि आपका फिर सब चीज़ गलत आएगी अगर आपकी हल्की सी भी प्लस माइनस का हल्का सा भी कुछ मिस्टेक हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए हमने जब ब्रैकेट ओपन किया तो ब्रैकेट के अंदर जो भी पॉजिटिव टर्म थी वो नेगेटिव कर दी और नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, ये प्लस में है एम स्क्वायर सी स्क्वायर और ये माइनस में है एम स्क्वायर सी स्क्वायर, कट जाएगा। ठीक है, तो आगे देखिए ध्यान से, देखिए जो माइनस सी स्क्वायर है इसको हम राइट साइड भेज देंगे और लेफ्ट साइड हम रख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, अब हम क्या कर रहे हैं, ए स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा हमारा 1 प्लस एम स्क्वायर इजकल टू सी स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए ध्यान से हमारा आंसर क्या आ गया, सी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर और 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। देख लीजिए प्रूव दैट वाला पार्ट क्या है, देखिए प्रूव दैट वाला पार्ट क्या है, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू क्या लानी थी हमें, ए स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर, तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो ये प्रूव हो गया हमारा, मैं प्रूव करना था तो हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट हो गया है। तो इससे बहुत ही, देखिए एक तरीके से हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया आज। तो जो चैप्टर नंबर 4 था हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ सपोर्टिंग मटेरियल ऑफ क्लास 10th, जो हमारी पूरा खत्म हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ओके, बाय, थैंक यू।